आजच्या या व्याख्यानमाळेत या सभागृहामध्ये उपस्थित वडील मंडळी, बंधू आणि भगिनींनो, आणि सर्वात प्रमुख, सर्वात मुख्य आमची जी तरुण पिढी, विद्यार्थी ते आहे, आपला सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. आपण मला संधी दिली इथे आपल्यासमोर यायची आणि काही विचार मांडायचे. सर्वप्रथम परमपूज्य आदरणीय गुरुजींना आपली श्रद्धांजली, आदरांजली समर्पित करतो. त्यांच्या व्याख्यानमाळेमुळे मला इथे येण्याची संधी मिळाली. दांडेकर साहेबांनी मला परिचय करून दिला. माझी त्यांना इतकी विनंती आहे की ह्यातलं अर्ध तुम्ही माझ्या सौभाग्यवतीने सांगितलं तर मग तुम्हाला मी 2 दिवस जेवण तरी मिळेल घरात. मला 2-3 अडचणी येतात अशा चांगल्या वक्तां म्हणजे श्रोत्यांमध्ये बोलायच्या. सर्वप्रथम मराठी भाषेवर इतका बांधा नाही जितका असला पाहिजे. भूषण वाटत नाही, लाज वाटते, पण एक वास्तविकता आहे, त्याला काही गत्यंतर नाही. कारण की जरी आमची ट्रूप्स जे आहे ते मराठी महाराष्ट्रातलेच आहे, पण आमची ती मराठी कोल्हापूरची, आणि 4 चौघा चांगल्या लोकांमध्ये ती मराठी बोलू शकत नाही. म्हणजे ती जे व्याकरण त्याचं दुसरंच असतं आणि ती आम्हाला समय पडते. तर मग आज मी आता दुपारी जेव्हा सौभाग्यवतीला बोललो की माझं संध्याकाळी व्याख्यान आहे, अहो म्हणे तुम्हाला चांगल्या लोकांमध्ये बोलायची सवय नाही, तुम्ही तिथे सांभाळून बोला. म्हटलं चांगल्या लोकांना बोलायचे प्रश्नच येत नाही, मी व्याख्यानमाळेत जातोय, नांदेडमध्ये चांगले लोक आहेत, म्हणजे हेच तुम्हाला समजत नाही, इथे तुम्ही चुकला, तिथे सगळेच चांगले आहे. तर चूक झाली तर क्षमा कराल मला. त्यांनी बजावून सांगितलं तुम्हाला सवय नाही चांगल्या लोकात बोलायची. हो म्हटलं बरोबर आहे, कारण 40 वर तुमच्यावर निघाले माझे, आता सवय कुठून राहणार माझ्याकडे. तरी त्या रागवल्या माझ्यावरती. त्यांनी बराच प्रयत्न केला मला सुधारवायचा, आणि जे काही मी आज बोलतोय मराठी थोडी बहुते त्यांच्या कारणच आहे. आणि दुसरं हे की सैन्यामध्ये जेव्हा आम्ही कोणतंही शिपाईपासून तर ऑफिसरपर्यंत जातात तर मला एक धडा शिकवला जातो, यू आर टू बी सीन नॉट टू बी हर्ड. बोलायचं नाही, बात नाही करणे का, कर्मण्यवादी फार असते महाफलेषु कदाचन एकदम शिकवतात. आणि दिवसातून 3दा मला ते सांगावं लागतं, सकाळी ब्रेकफास्टच्या वेळेला, दुपारी जेवायच्या वेळेला, संध्याकाळी जेवायच्या वेळेला. यू आर टू बी सीन नॉट टू बी हर्ड. आणि ह्या अशा वातावरणातून जेव्हा लोक येतात, म्हणूनच लोक म्हणतात की सैन्याचे लोक बोलत नाही जास्त. त्याचं कारण आहे, यांचं चांगलं कारण आहे, बोलू नये, काम करावं, आपलं चुपचाप काम करावं. दॅट इज ऑलवेज बेटर. आणि तिसरं म्हणजे हे की व्याख्यानाच्या म्हणजे जे काही विचार मी आपल्याला मांडतोय, थोडे बहुत 2-4 शब्द इंग्लिशने मी अंग्रेजीतले वापरी नाही. आणि त्याचं कारण काय आहे, आजकाल हिंदुस्थानामध्ये एक प्रथा निघाली की जेव्हापर्यंत तुम्ही शर्ट टाय घालत नाही तेव्हापर्यंत तुम्ही शिक्षित समजले जात नाही, अशी एक लोकांची कल्पना आहे. सुटेड बुटेड माणसाला ते अशी म्हणतात की हा शिकलेला मनुष्य आहे, आणि दर अर्धा तासात 2-3 इंग्लिशचे शब्द वापरले नाही ते म्हणतात हा मूर्ख आहे, याला अक्कल नाही, 2 शब्द बोलू शकत नाही इंग्लिशचा, हा काय व्याख्यान देणार मला. तर म्हणून फक्त हे तुम्हाला सांगायला की मी मूर्ख नाही, म्हणून मी मुद्दामून थोडं बहुत इंग्लिश बोलीन मध्ये मध्ये, फक्त इतकंच कळवं नाही करता. आजचा जो विषय आहे राष्ट्रीय सुरक्षा, अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय आहे. आपण इथे बसलेलो आहे ह्या समारंभामध्ये, निश्चितपणे आपण बसलेलो आहे. सुरक्षिततेची एक भावना आपल्यामध्ये आहे. आपल्या घरी आई वडील असतात, त्यांना एक वाटतं आपला मुलगा आहे, मुलगी आहे, नातू आहे, संध्याकाळी घरी येतील, एक सुरक्षिततेची भावना असते. त्याचप्रमाणे देशाच्या आघाडीवर, सीमेवर ते जे काम चाललेलं आहे, असं लोकांना वाटतं आपण सुरक्षित आहे. सैन्य आपलं आपलं कार्य करतं आहे, पोलीस काम करतं आहे, BSF काम करते आहे, सरकारचे प्रत्येक जे दंग आहे ते सगळं काम करतात, म्हणून आपण सुरक्षित आहे. आणि पूर्व काळामध्ये आपली अशी एक समज होती की ईश्वर आपली सुरक्षा करेल किंवा राजा आपलं संरक्षण करेल, हे त्याचं काम आहे, आमचं काम एक सामान्य नागरिकाच्या रूपामध्ये राहायचं आहे. पण हे सर्व आता बदलत चाललेलं आहे, आणि त्या बदलण्याचे काही कारण आहे. आपण जेव्हा म्हणतो राष्ट्रीय सुरक्षा,
आपण आज भारताला आपण म्हणतो की भारत इतकं मोठं राष्ट्र आहे. हे राष्ट्राचं स्वरूप आपल्याला भारतात जे मिळालेलं आहे हे 47च्या नंतर मिळालेलं आहे. आपली एक संस्कृती होती, एक पद्धती होती, पण त्यावेळेला लहान लहान राज्यामध्ये कुणी राजे महाराजे नवाब हे असले लोक राज्य करत होते. आज त्याचं रूप वेगळं झालेलं आहे. आज 512 लोक राज्य करतात. ती गोष्ट वेगळी आहे, त्याच्याशी मला काही करायचं नाही. ते दिल्लीत असतात कधी कधी, वेळ मिळाली इकडे येतात. 5 वर्षातून एकदा 3 वर्षातून जेव्हा त्यांना वेळ मिळते तेव्हा येतात. पण ते राजकारण आहे आणि त्याबद्दल मी बोलू शकत नाही, कारण की मी सैन्यात आहे आणि ते पत्रकार लोक बंधू असतील आहे. मी काही जर चुकून बोललो तर त्याचा क्षमा कराल मला. फिजिकल सिक्युरिटी ऑफ अ नेशन. आता तो काळ गेला की फक्त आमच्याकडे इतक्या रणगाड्या आहे, इतक्या तोफा आहे, इतके विमानं आहे, इतके मिसाईल्स आहे, इतके टँक्स आहे, इतके शिप्स आहे म्हणून मी सामर्थ्यवान आहे. हा काळ थोडा परिवर्तन होत चाललेला आहे हळूहळू. कारण हे असं असतं तर रशिया आणि अमेरिका इतके मोठे 2 सुपर पॉवर होते, त्यांच्यामध्ये युद्ध झालं नाही. एका दिवशी रात्री आपण झोपायला जेव्हा गेलो, आजच्या 10-12 वर्ष पूर्वी अगोदर, सोव्हिएत युनियन नावाचं असं एक संपूर्ण एक सुपर पॉवर होतं. आणि सकाळी जेव्हा तुम्ही उठला, तुम्ही टी व्ही लावलं किंवा रेडिओ लावला, तुम्हाला कळलं रात्री रात्री डिसइंटिग्रेट झालं. तिथे काही युद्ध झाला नव्हता, आंतरिक अराजकता नव्हती, टेररिझम नव्हतं, आतंकवाद नव्हता, पण तिथे स्वतः आपल्या वजनाच्या खाली ते पूर्ण राष्ट्र कोसळलं. आणि त्या सोव्हिएत युनियनचं एक रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान हे सगळे स्थान निघाले त्यातले आणि बाकी सगळे लोक झाले. का झालं हे? कुणी केलं हे? कुणी ही प्लॅनिंग केली होती? एक गोळी फायर न करताना तरी ते डिसइंटिग्रेट झालं. आणि त्याचं कारण आहे, इथे बरीच लोक आहे ज्यांना संस्कृतीबद्दल, इतिहासाबद्दल, राजनीतीबद्दल माहीत आहे, माझ्यापेक्षा जास्त माहीत आहे. आंतरिक अराजकता ही किसी भी देश या राष्ट्र के विघटन का या सर्वनाश का कारण होती है. हे महाभारतामध्ये लिहिलेलं आहे, हे चाणक्याने म्हटलेलं आहे. पण आपल्यावरती इंग्रजांनी बरेच वर्ष काळ केला गेला, तर आपण फक्त इंग्लिशमधले जे म्हणतात त्याला आपण वाचन करतो. आपल्या लोकांनी काय म्हटलं आपण विसरून जातो त्यांना. आंतरिक अराजकता, एनार्की, lawlessness is the root cause of all the miseries of the people in the world. कारण हे जर वास्तविक नसतं तर 11 सप्टेंबर जेव्हा अमेरिकेवरती इतका मोठा अपघात झाला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरती हल्ला केला लोकांनी, कोणती शक्ती त्या राष्ट्राजवळ नव्हती, कोणते मिसाईल त्यांच्याजवळ नव्हते, कोणती टेक्नॉलॉजी त्यांच्याजवळ नव्हती. पैशाची काही कमी होती का? विमानाची काही कमी होती? काय असं झालं की इतक्या 5-6 लोकांनी, त्यातले फक्त 5 लोकांना माहीत होतं काय करायचं आहे, बाकीचे जे 17 आपले 15 लोक होते त्यांना माहीत नव्हतं काय करायचं आहे. त्यांना फक्त हे माहीत होतं हे विमान इथून काढायचं आहे आणि नंतर आपल्याला कळेल. त्या 5 लोकांनी पूर्ण विश्वामध्ये आज काय करून टाकलेलं आहे आपण पाहतोय. हे कसं संभव झालं? कुणी केलं आहे? का केलं आहे? कुणी ही प्लॅनिंग केली? हे एक दिवसाची गोष्ट नव्हती. ह्या मुद्द्यावरती आपण विचार करू थोड्या वेळात. पण मी जे विचार मांडणार आहे त्याच्यामध्ये सुरक्षा, आपण जेव्हा म्हणतो राष्ट्रीय सुरक्षा, आजकाल आपल्याकडे एक अशी पद्धत निघालेली आहे की जेव्हापर्यंत आपण एका वर्गविशेष, धर्मविशेष, समुदायविशेषला आपण शिव्या देत नाही तेव्हापर्यंत ते भाषण पूर्ण होत नाही. ते मी करणार नाही. आणि आपल्या आसपासचे 1-2 देश जे आहेत त्यांना सगळे नावं नीट होणार तेव्हापर्यंत आपल्याला अन्न पचत जात नाही. दिवसातून 3दा आपण जेव्हापर्यंत त्यांना शिव्या देत नाही तेव्हापर्यंत आपल्याला वाटतं की आज आपलं दिवस पूर्ण झालं नाही. ते पण मी करणार नाही, कारण नावं ठेवण्यासारखं त्यात काही राहिलंच नाही आता. ते ह्या 2 गोष्टीला मी आपली विनंती आहे की जर मी काही म्हटलं नाही त्यांच्याबद्दल तर हे नका समजू की मी फार काही गडबड आहे. फिजिकल एन्व्हायरमेंट ऑफ अ नेशन, राष्ट्र पण म्हणतो कशाला? फक्त एका एरियामधली भौगोलिक स्थिती, 500 मीटर बाय 500 मीटरचा आपण जसं प्लॉट असतो तशा एक भौगोलिक स्थितीला जो राष्ट्र, त्याला आपण राष्ट्र म्हणतो का? जर असंच असेल तर अंटार्क्टिका प्रदेश जो आहे
त्याला आपण राष्ट्र म्हणू शकतो का आज? सीमा आहे, लोक कधी कधी ते जाऊन राहतात, सर्व काही ते साधन आहे, पण ते राष्ट्रात संकल्प नाही. आजच्या 2 वर्ष अगोदर ज्या स्थितीमध्ये अफगाणिस्तान होतं आणि तालिबान त्याच्यावरती काम करत होतं, त्याला आपण राष्ट्र म्हणू शकत होतो का? जेव्हा आपण राष्ट्र म्हणतो त्या राष्ट्रामध्ये त्या राष्ट्राची जी परिभाषा असते, परिभाषा देण्याची आवश्यकता नाही, बऱ्याच गोष्टींचा समावेश असतो त्यात. हमारी संस्कृती, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, हमारी जागरूकता, हमारी आर्थिक शक्ति, हमारी बौद्धिक शक्ति, हमारी खेती किसानी का उपयोग, हमारे साधन, इन तमाम का जब समावेश हम करते हैं तब उसको बोलते हैं राष्ट्र है. आणि ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये थोडी सामरिक शक्ती, सैन्यबळ ह्याचा पण असतो. आणि आजच्या काळात नुसतं सैन्यबळ ठेवून राष्ट्र जगू शकत नाही. इकॉनॉमिक वॉर्स आर कमिंग अप. तर जेव्हा आपण राष्ट्र म्हणतो ह्याच्यात ह्या सर्व लोकांचा समावेश असतो. आणि ह्यापैकी कुणालाही जर थोडा बहुत पण अपघात झाला आणि त्यांना अशी असुरक्षितची भावना झाली तर ते राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल आपण बोलू शकतो. आपले 100 कोटीचे लोक आहे, पण आपल्याजवळ खायला नसेल, समजा अन्न नाही आहे, आपण सुरक्षित राहू? त्याला आपण म्हणू फूड सिक्युरिटी. जेवण आहे करायला, परंतु घालायला कपडे नाही, कारण की आपल्याकडे पैसा नाही. डू यू फील सिक्युअर? आय डोंट थिंक सो. इकॉनॉमिक सिक्युरिटी. मी जर रिक्षावाला आहे तर मला दिवसभर हीच काळजी पडती की मी संध्याकाळपर्यंत 10 रुपये कमवले नाही, मी आपल्या 2 मुलांना पोट कसं पाहिजे, त्यांचं संध्याकाळी जेवायला कसं घालेन. माझी सुरक्षेची जी समज आहे ती माझ्या पोटापुरती आहे, माझ्या मुलांच्या पोटापुरती, माझ्या बायकोच्या पोटापुरती आहे. तुम्ही सैन्य किती पण ठेवा तिथे 50 कोटीचं, मला त्याची करायचं नाही जर माझ्याकडे जेवण नाही आता. पण समजा माझ्याकडे 500 कोटी रुपये, माझी सुरक्षेची भावना ती दुसरी असते की आज संध्याकाळी रेट तर नाही पडणार, इन्कम टॅक्सवाला तर नाही येणार, चोर तर नाही येत आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स तर नाही करत आहे, उद्या येतं नाही, मला झोप येत नाही, मी डॉक्टरकडे जातो, साहेब स्लीपिंग पिल्स द्या मला. आय डू नॉट फील सिक्युअर, आय डोंट फील कॉन्फिडेंट इन माय सेल्फ. वुड यू काइंडली प्रिस्क्राइब मी सम मेडिसिन डॉक्टर साहेब? I don't feel secure. So that is my concept of security, that if I can hold my black money in my house and I can keep my money in my refrigerators because there is no place to keep elsewhere, I feel secure. So that is another concept of security. पेन्शन वर्ग मध्येतला आहे, पैसे आपले बँकेत ठेवलेले आहे, व्याजदरात कमी होत चालले आहेत दिवसेंदिवस. डू वी फील सिक्युअर? कारण की आज आपल्याला 100 रुपये मिळते पेन्शन, त्यात ते 10% आपल्याला व्याज मिळत आहे, उद्या 60% मिळेल, तर 70 रुपयामध्ये आपण काय खाऊ? घरभाडं कमी होणार नाही, मुलांची फीस कमी होणार नाही, शाळेचे खर्च समजणार नाही, मुलीला पैसा लागेल त्या शिक्षणाकरता. वी फील इनसिक्युअर. आणि जरी आपल्याकडे हे सगळं असलं तरी इथून 10,000 किलोमीटरवर लांब असल्यानंतर कुणीतरी म्हणेल यू आर नॉट ए गुड नेशन, तुम्ही रोग स्टेट आहे, यू बिलॉंग टू एक्सिस ऑफ इव्हिल, तुमच्या इथे राज करणारे लोक हे ठीक नाही म्हणून मी बदलू इच्छित आहे, आणि तुम्ही नाही बदललं तर आम्ही तुम्हाला येऊन रात्री बांबवा शकू. सगळं काही असताना, जगातली सर्व सुख संपन्न असताना, तरी ते राष्ट्र संपन्न असताना ते फील करत नाही की ते सिक्युअर आहे की नाही. त्यांनी माहीत नाही आज रात्री हमला होईल की उद्या रात्री हमला होईल, किंवा कोण ह्याचा निश्चय करेल त्यांना काही माहीत नाही. हे सर्व मिळून असतं राष्ट्रीय सुरक्षा, त्याचं बदलतं स्वरूप जे आपण आहे. आपले 100 कोटी लोक, 100 कोटीच्या वरते जनगणनेप्रमाणे 100 कोटी आहे, आणि ही जनगणना बहुतेक जास्त लोक करून म्हणजे शिक्षित वर्ग करतो, शिक्षक वर्ग, कारण की त्यांना जनगणमनपासून जनगणनापर्यंत सर्व काम करावे लागतात. आणि तरी लोक त्यांना म्हणतात तुम्ही त्यांना अभ्यास करा, पोरांना शिकवा, पण हे पण करा, जनगणना पण सकाळी म्हणा, संध्याकाळी जनगणना करा, रात्री म्हणे करा, पण तुम्ही शिक्षित समुदाय करा. तो काय करणार बिचारा? मलेरिया उन्मूलन अभियान, मतगणना सर्व त्यांच्याकडे जाऊन ठेवलेलं आहे. इफ यू आर टेम्पर्ड विथ द एज्युकेशन सिस्टम ऑफ अ नेशन, यू आर टेम्पर्ड विथ एनिथिंग. कारण की ज्या पिढीचं शिक्षण समोरच होत नहीं, त्याला व्यवस्थित शिक्षण नहीं मिलेगा उनको, वो पीढ़ी आगे जाकर के किस तरह से चुनौतियों का सामना करेगी ये मुझे समझ में नहीं आता. मी मुद्दामून
सांगितलं होतं की आमचे नवयुवक इथे बसलेले आहे, आप लोग सुखी हैं, आप संपन्न हैं, आप धन्य हैं आप, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैं बहुत सुखी था, क्योंकि मेरे स्कूल में कोई दरख्त नहीं, अपना दीवार नहीं थी, वो स्कूल के ऊपर छत नहीं था, क्योंकि मेरा स्कूल लगता था दरख्त के नीचे। एका फांदी कडे वर्ग अ, दुसऱ्या फांदी कडे दूसरा वर्ग ब, तिसऱ्या फांदीच्या खाली स आणि चौथ्या फांदी कडे ड, अशी ती शाळा लागत होती। परंतु त्या वातावरणामध्ये राहून पण आम्हाला जी शिक्षा मिळाली, जो हमारे ऊपर संस्कार पड़े हमारे गुरुजी के, जो उन्होंने हमें बताया, वो आज भी हमारे काम में आता है। आज भी हम नतमस्तक हो जाते हैं जब उनके सामने जाते हैं, पैर पड़ने की आदत पड़ती है। आजकल एज्युकेशनचं रूप दुसरं चाललेलं आहे, 5 स्टार कल्चर, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, लड़का घर से निकलेगा एयर कंडीशन घर से, एयर कंडीशन कार में बैठेगा, एयर कंडीशन स्कूल में जाएगा, एयर कंडीशन वापस आएगा, उसको कंडीशन कब लगेगी बाद में पता लगेगी। आर वी गोइंग टू क्रिएट ए वर्ल्ड ऑफ एयर कंडीशन? How will he face these challenges when he comes up, grows up in the life? So I think we are creating a class of people by actually, oh my son goes to air conditioned school. त्याला विचारा की ऑक्सिजनमध्ये आणि कार्बन डायऑक्साईडमध्ये फरक काय त्याला माहित नाही, तो शिकून सांगेल पण त्याला माहित नाही. एअर कंडिशन कॉम्प्लेक्स. He will become a food secretary of the Ministry of Agriculture of this great nation. आणि त्याला तुम्ही शेतावरती घेऊन जा कि चने की दाल में और मसूर की दाल में फर्क बताओ मुझे, वो जमीन पर नहीं बता पाएगा आपको, लेकिन भाषण ऐसा देगा फूड सिक्योरिटी के बारे में कि आप धन्य धन्य हो जाएंगे. हमारी सीमाएं हैं 13,000 किलोमीटर, जिनकी हमें सुरक्षा रखना पड़ती है. 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एक जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसकी हमें सुरक्षा करना पड़ती है. इतना बड़ा समुदाय है हमारे राष्ट्र के दोनों तरफ में. दानिकर साहब से मैं बात कर रहा था, स्टेट्स ऑफ मलक्का, जहां पर इंडोनेशिया का जो राष्ट्र है, भूगोल ने, इतिहास ने और ईश्वर ने हमको इतना सामर्थ्य दिया है कि यदि हम चाहें तो स्टेट्स ऑफ मलक्का को हम ब्लॉक कर सकते हैं. कोई वहां से आ नहीं पाएगा इस तरफ, और जिसको आना होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा करके जाएगा. फिर यह हमें सामर्थ्य है, राष्ट्र में सामर्थ्य है, व्यक्ति में हो या नहीं बात नहीं है, भौगोलिक स्थिति हमारी है. अगर हम दूसरा हाथ उठा दें तो अरब गल्फ की जो खाड़ी है, स्टेट्स ऑफ हर्मुज जिसको बोलते हैं, वहाँ से कोई इस तरफ नहीं आएगा, मेडिटेरियन से कोई नहीं आ सकता यहाँ पर. और आज विश्व का 80% जो व्यापार है वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है. ये हमारी सामर्थ्य है. संभवतः यही एक कारण है कि क्यों कुछ विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं, इस बात का खतरा उनको लगता है कि यदि हिंदुस्तान ने इतनी अपनी तरक्की कर ली तो ये एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं. And therefore, they would like to keep us in the state in which we are, possibly one more. कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है. जो मनुष्य जाति है वो कॉन्फ्लिक्ट में है. कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है हम संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में. ये संघर्ष जीवन से शुरू होता है. जब माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है तो संघर्ष करती है वो प्रकृति के साथ में, उस बच्चे की पाल पोसने के लिए. 9 महीने उसको पोस के रखती है. समय पर उसको खाना मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, तब कहीं वो बच्चा आकर के पैदा होता है. उसके पैदा होने के टाइम पर भी संघर्ष करना पड़ता है. आजकल उसका रूप बदली हुआ है, लोगों ने उसको रिस्पेक्टेबिलिटी का नाम दे दिया है, सिजेरियन कर दिया साहब, सिजेरियन कर दिया. आप प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं. ये सिजेरियन की जो होने वाली औलाद है ये काफी खतरनाक हो सकती है. वी आर गिविंग रिस्पेक्टेबिलिटी. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फाइटिंग विद द नेचर. नेचर ने कहा है कि 9 महीने के पहले बालक पैदा नहीं होना चाहिए. हम बोलते नहीं, वो तो 8 महीने के बाद नहीं हो जाना चाहिए, हमको टाइम नाही आहे, अमेरिका जायचं, आमचा ग्रीन कार्ड दिसतं आहे, आमची बुकिंग झालेली आहे, कसं मी थांबू? सो कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद आवरसेल्व्स. जब ठंड होती है तो हम होटल में जाते हैं, उसको बोलते हैं बाबा गरम गरम चाह पास. कहाँ? ठंडी लगती है मला. हम उस ठंड से लड़ाई करना चाहते हैं, अपने आप को गर्म रखना चाहते हैं. और जब गर्मी आती है तो हम बोलते हैं उसको कोल्ड कॉफी पिलाओ भाई, ठंडा पानी पिलाओ. क्यों? हम उस गर्मी के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, अपने आप को ठंडा रखना चाहते हैं. सो द ह्यूमन बीइंग्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर. पर वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो संघर्ष है, वो एक अच्छे काम के लिए होता है.
जिस कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हम पर लादा जा रहा है। एक स्थिति बन रही है, वल्नरेबल सोसाइटी है आज के समय में, प्रत्येक व्यक्ति वल्नरेबल है। अगर मैं स्कूल में चौथी क्लास में हूं तो मैं पिछले 5 दिन पहले 6 दिन पहले वल्नरेबल था, क्योंकि मुझे शंका थी इस बात की कि कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन तो नहीं हो जाएंगे मेरे। फिर हाई कोर्ट का नियम आया कि नहीं अब नहीं होंगे, तो थैंक गॉड एक पहाड़ तो निकल गया। वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। अगर मैं 12वीं कक्षा में हूं तो मैं वल्नरेबल हूं। क्यों? 12वीचे एक्झामिनेशन आलेले आहे, आय फील वल्नरेबल. माझे आई वडिलांना वाटतं माहिती नाही का पोरगा पास होईल की नाही होणार, गाढव आहे पण आता पाय काय करायचं, दे फील इनसिक्युअर. मुलीचं लग्न करायचं, दे फील इनसिक्युअर. माहिती नाही जावाई कसा मिळेल, मिळेल की नाही मिळेल, कशी रणनीती करायची, हे सगळं आपल्याला बघावं लागतं. वल्नरेबल सोसाइटी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. अगर इनको किसी ने डायरेक्शन दे दिया, कहावत है कि सीने में जलन, दिल में ये तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है. कोई सुख नहीं दिखाई पड़ता है. जिसको भी आप पूछो, क्या साहब शेखरकर साहब क्या चल रहा है, अरे साहब क्या बताएं, मौत नहीं आ रही इसलिए जिंदा है. अगर मेरा बस चले मैं कल मरने को तैयार हूं. कोई तैयार नहीं होता, लेकिन चलना चाहिए. दुसरे को पूछो, काय भाई दत्तात्रेय काय सर, अरे काय साहेब गाढवाची जिंदगी आहे, गाढवासारखे राहतोय, गाढवासारखे आले, मनुष्याच्या जन्मामध्ये आले, पण दिवसभर मी गाढवाची संख्या देतो आपल्याला. वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद ईच अदर. कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, कि जिस शहर में भी रहना बस उकताए हुए रहना. नेवर बी हैप्पी इन लाइफ. और जब इस दोनों बात का वल्नरेबल सोसाइटी विथ अनप्लेजेंट मेमोरीज इन द लाइफ, अगर किसी दूसरे ने आकर के हमको सब्जी बाग दिखा दिया कि हम आपको ले चलते हैं, हम उसका पीछा कर देते हैं और एक वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो जाती है. जब घर में 2 भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तीसरा उसको अपनाता है कि चल आम्ही तुमचं मध्यस्थक करतो आणि सगळं तुमचं करतो है. हमारा देश इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहा है. 1947 के पहले जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, हम ब्रिटिश साम्राज्य की लड़ाई के हित रक्षा के लिए हम लड़ते थे बाहर. हिंदुस्तान की फौजें बाहर जाती थी, मेसोपोटामिया, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जापान, जहाँ जहाँ उनकी हित की रक्षा करना पड़ती थी वहाँ वो भारत की सेनाएं भेजते थे. बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. वो ब्रिटिश चले गए, इंडिया यहाँ छोड़ गया. अब इंडिया का स्वरूप ही बदली हो गया है. तब हमको इस राष्ट्र का एक ढांचा मिला, हमारी सीमाएं थी, एक भूगोल हमारा हुआ कि हमारी सीमा वहां तक जाती है. लेकिन उसके पहले इतना बांट दिया लोगों ने उस भारतवर्ष को, जो अफगानिस्तान से लेकर के तो बर्मा तक हमारा राज्य पूरा था. ब्रह्मदेश, श्रीलंका, बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बाकी सब इनमें से निकले हैं. और वो जो कुछ था काका हमको छोड़ के दिखे के चले गए. और उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के चले गए. दोनों भाइयों के बीच में एक दरार छोड़ के चले गए. वो उस दरार को जो छोड़ा है आज तक हम उसको मिटा नहीं पाए. क्योंकि 2 भाइयों के बीच में खड़ी हुई दीवार को आप तोड़ सकते हैं, दरार को आप मिटा नहीं सकते कभी भी. संभव नहीं हो सकता है. नो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्सिंग कंक्रीट कैन ब्रेक दिस. इट इज इम्पॉसिबल. वो दरार छोड़ गए हैं. और इसीलिए हम कहते हैं कि जितना भी बट सकता था उतना बढ़ चुका हिंदुस्तान. अब तो बस बांटने को आसमान बाकी है. वी कैन नॉट अलाउ दिस थिंग टू हैपन. कोई भी आदमी, कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत अगर ये सोचती है कि हम बंदूक के बल पे हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे, वो मूर्ख है. उसने बंद कर देना चाहिए सोचने की बात. लेकिन ये अलगाववादी प्रवृत्तियां जो बढ़ रही हैं हमारे इसमें, हर व्यक्ति चाहता है अलग होने के लिए. हम क्या चाहते हैं? आजादी. हम छीन के लेंगे आजादी. आजादी आप छीन के कैसे लोगे भाई? नहीं, हमारे आका कोई बैठे हैं दूसरे, वो हमको मदद करेंगे. आपको मदद करेंगे आपकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए. कौन सा ऐसा प्रेम उमड़ आया है आपके बीच में जो आपको मदद करने को तैयार है? 1947 के बाद में हमारी जो खास तौर पर थी जो सुरक्षा का स्वरूप है, वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना. और पर्टिकुलरली 1980 के बाद में ये आंतरिक अराजकता जो आ गई है, हम एक दूसरे से जूझने लगे हैं. धन के नाम पर, समुदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी नाम पर आपस में कलह चल रही है. जब तक आप किसी एक प्रांत में कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है. नॉर्थ ईस्ट में कंट्रोल करते हैं, कश्मीर शुरू हो जाता है. कश्मीर को दबाइए, कहीं और शुरू हो जाता है. इज इट ए एक्सीडेंट और इट इज पार्ट ऑफ डेलिबरेट डिजाइन बाय समबडी एल्स? इसीलिए मैंने रशिया का आपको उदाहरण दिया कि रात को जब वो सोए तो वहां पर यूएसएसआर था, सवेरे जब उठ के देखा तो यूएसएसआर बच गया. संभव था, ऐसा हो सकता है
कि कई लोगों ने कुछ ऐसी कोई चालें बना करके रखी हैं कि हिंदुस्तान को अगर आपने पनपने दिया उनकी रफ्तार पर, तो ये आपके लिए या विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और उस चुनौती को बचाने के लिए आप इनको बरगला करके रखिए अंदरूनी रूप से। घर को लगा दिया आग, इस घर के चिराग में। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और 20वीं सेंचुरी जिसकी हमने देखा है अभी, पिछला जो सेंचुरी गई है, जो शताब्दी गई है, इसने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। इसने कोल्ड वॉर देखा है। वॉर कभी कोर नहीं होता है, कोल्ड नहीं होता है, लेकिन ऐसा कर शीत युद्ध, युद्ध कधी शीत कधी झालं आहे का? शीताचा भात असतो, भाताचं शीत असतं, असं माझी आई म्हणत होती, अगं शीत पाहून पहा भात झाला असेल। पण युद्ध कहाँ से शीत युद्ध की संज्ञा दी थी? उस शीत युद्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी थी। इस विश्व के 98 कंट्रीज, 98 देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे उस शीत युद्ध के दौरान में। जो आज हमें विश्व का स्वरूप देख रहे हैं, उस शीत युद्ध की देन है आज। जिस समय हम लोग यहाँ बैठे हैं नांदेड़ में, अभी मेरा व्याख्यान सुन रहे हैं आप, आज भी 68 कंट्रीज ऐसे वर्ल्ड में हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। हमारे पड़ोस में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, मिडिल ईस्ट में सेनाएं तैयार हैं, सिर्फ हुक्म देने की जरूरत है तैयार करने के लिए। स्वरूप बदली हो रहा है इसके साथ में। इन्वेजन हुआ हमारे पास में। पहले लोग आते थे, राजे महाराजे अपनी सेनाएं लेकर के आते थे, उन्होंने इन्वेड किया, किसी भूभाग पर कब्जा किया, लोगों को गुलाम बनाया, चले गए। अब वो जमाना निकल गया है। अब ये इन्वेजन है, दूसरे प्रकार का है, इकोनॉमिक इन्वेजन, आर्थिक रूप से आपके ऊपर काबू करना। शारीरिक रूप से अब काबू करने के समय चला गया। आप किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं, रिबेल हो जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नहीं मानेगी। आर्थिक इन्वेजन हो रहा है, धार्मिक इन्वेजन हो रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर लोग एक दूसरे का खून बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, आर्थिक कारण से हो, सोशोलॉजिकल कारण से हो, पर ये आ रहा है। घुसपैठिए हमारे बीच में दूसरे दूसरे स्वरूपों में आ रहे हैं। आर्थिक घुसपैठ, सामाजिक घुसपैठ, राजनीतिक घुसपैठ, धार्मिक घुसपैठ, मनोवैज्ञानिक घुसपैठ चल रही है यहाँ पर। आप जिसको भी पूछिए आज, मैं कोई टीवी के बारे में कोई खराब बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद द टीवी, इट्स अ ग्रेट इन्वेजन। आज वो टीवी हमारे ड्राइंग रूम से निकल के बेडरूम तक पहुंच गया। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं दिल्ली में था, किसी के घर में गया था। वो बड़े शौक से बोले, जनरल साहब आइए, मैं आपको आपका बाथरूम दिखाता हूँ। तर म्हटलं माहीत नाही ना बाथरूममध्ये कोणता ताजमहल गेला आहे तयार केलेला असेल, चला बाई चला पाहू आपण बाथरूममध्ये। ते 2 टीव्ही लागले। म्हटलं एका टीव्हीला काय पुरत नाही का? नाही नाही 2 लागतात, एकदा मला BBC पाहायचं, दुसऱ्याला इंटरनॅशनल पाहायचं। म्हटलं बाबा तू बाथरूममध्ये करतो काय इथे, किती वेळ असतो इथे? नाही नाही साहेब ते असलं पाहिजे, माहीत नाही काय होईल किंवा। अरे म्हटलं ते बाथरूममध्ये थोडी होणार आहे जे होणार आहे ते। इट हॅज मेड इनरोड्स। आपल्या घरामध्ये तुम्ही पहा, आई वडील, नातू जेवत नाही तर आम्हाला टीव्ही समोर बस, कार्टून पहा, जेवण कर। वो तो थैंक गॉड वो ईश्वर ने ऐसा प्रकल्प बनाया है कि जब अपन घास लेते हैं तोंडाकडे जाते थे, ऑलरेडी कंप्यूटराइज झालेलं है, अदरवाइज यहाँ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता उसका। इट हैज मेड इनरोड्स इनटू आवर माइंड। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं भी सुनता हूँ क्रिकेट कमेंट्री, क्योंकि आजकल क्रिकेट कमेंट्री नहीं सुनने से लोग बोलते तुम्ही मागासलेले आहे, तुम्हाला काही कळत नाही। ह्या माणसाला काय आहे, त्याला क्रिकेटमध्ये इंटरेस्ट नाही, मग हा मनुष्य आहे का काय गाढव आहे काय? कधी कधी मी त्यांना विचारतो, हे दुनियातले जितके सफल देश आहेत त्यांनी कुठे क्रिकेट खेळलं? जपानमध्ये क्रिकेट खेळलं का त्यांचं नेशन? नाही. अमेरिका नो, फ्रान्स नो, जर्मनी नो, स्वित्झर्लंड नो. This was the legacy of the British, but there's nothing wrong after all. Why not? Why not? And our people are doing great job. तर समजा आपला लहान मुलगा आहे, 3ऱ्या वर्गातला बसलेला असेल आणि बाबाबरोबर तो क्रिकेट खेळतोय, म्हणजे टीव्ही पाहतोय, आणि समजा सचिन तेंडुलकरनी चुकीने बल्ला ठीक मारला नाही, तो बाबाला म्हणतो पहा नालायक, कसं त्याला अक्कल नाही, कसं मारायचं माहीत आहे, सेंचुरी कधी नाही, चुकला तो. द चाइल्ड फील सो क्लोज टू ईच अदर ॲज इफ ही इज डायरेक्टिंग सचिन तेंडुलकर. वेअर हॅज ही गॉट दिस इंटेलेक्चुअल फ्रॉम? इट इज द पॉझिटिव्ह अँगल ऑफ द टेलिव्हिजन ऑफ टीव्ही. He feels so close to each other. So the distances are reducing day by day. That is the positive aspect of the whole thing. There is a negative aspect also. अमेरिकेमध्ये आता एक शोध झालेला आहे कि जे मुलं, जो बच्चे 4 साल की उम्र से 11 साल की उम्र तक टीवी देखते हैं लगातार, उनका बौद्धिक विकास नहीं होता है।
क्योंकि जब आप लगातार टीवी देखते हैं आपको एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक्शन प्ले, रीप्ले, डबल प्ले, सिंगल प्ले, हाफ प्ले, फुल प्ले सब चलता रहता है उसमें। अगर आप आंख बंद करके रेडियो सुनेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा क्रिकेट का ग्राउंड कैसा होता है, कहां पर विकेट होगा, स्टंप कहां होगा, कहां लगाए होंगे, बाउंड्री किसको बोलेंगे, अगर उसने चौवा मारा हो तो कहां जाएगी बॉल, क्या कर। सो योर माइंड इज गेटिंग एक्सरसाइज्ड एंड दिस इज बिकम द नेट रिजल्ट ऑफ द रिसर्च इन अमेरिका कि जो बच्चे 4 साल से 11 साल की उम्र तक टीवी देखते हैं उनका बौद्धिक विकास उन बच्चों की बनस्पत कम होता है जिन्होंने टीवी नहीं देखा है। ये एक जीवन की वास्तविक 4 साल की उम्र से 11 साल की उम्र तक टीवी देखते हैं लगातार, उनका बौद्धिक विकास नहीं होता है, क्योंकि जब आप लगातार टीवी देखते हैं आपको एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक्शन प्ले, रीप्ले, डबल प्ले, सिंगल प्ले, हाफ प्ले, फुल प्ले सब चलता रहता है उसमें। अगर आप आंख बंद करके रेडियो सुनेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा क्रिकेट का ग्राउंड कैसा होता है, कहां पर विकेट होगा, स्टंप कहां होगा, कहां लगाए होंगे, बाउंड्री किसको बोलेंगे, अगर उसने चौवा मारा हो तो कहां जाएगी बॉल, क्या कर। सो योर माइंड इज गेटिंग एक्सरसाइज्ड एंड दिस इज बिकम द नेट रिजल्ट ऑफ द रिसर्च इन अमेरिका कि जो बच्चे 4 साल से 11 साल की उम्र तक टीवी देखते हैं उनका बौद्धिक विकास उन बच्चों की बनस्पत कम होता है जिन्होंने टीवी नहीं देखा है। ये एक जीवन की वास्तविकता है। मगर अगर आपने बच्चों को टीवी देखने से बंद कर दिया, वहां झगड़ा महाभारत शुरू हो जाएगा घर में। समय यह आ गया है कि अगर माँ बाप को एक दूसरे के बारे में प्राइवेट बात करना है या झगड़ा करना है दोनों को, तो मुलाना म्हणता तू जाऊन टीवी पहा, मी जरा बोलतोय आपल्या आपसमध्ये। We feel our privacy is being disturbed. This is the negative impact of the information technology. तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी के ऊपर दिमाग पर आप कब्जा कर सकते हैं। आप पेप्सी कोला किसी एक हीरो के हाथ में दे दीजिए, वो लटकेगा रस्से से, हवाई जहाज से उतरेगा, बंदूक के अंदर घुसेगा, दीवार से निकल के बाहरेगा, आई वॉन्ट मोर, दिल मांगे मोर। एंड योर सन, इफ यू टेक हिम, ही मे बी 2 year old, द मोमेंट यू से डैडी मुझे वो थम्स अप चाहिए, क्यों, शाहरुख खान पीता है उसको, या फलाना खान पीता है, या फलाना आदमी पीता है, उसमें कोई निश्चित बात है। दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो साइकोलॉजिकली यू कैन कंट्रोल द माइंड्स पीपल। अगर आपने किसी भी देश पर, किसी भूभाग पर, किसी धर्म समुदाय पर, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर में साइकोलॉजिकल अगर आपने कब्जा कर लिया, बाकी आप कुछ भी करवा सकते हैं उनसे। अनदर डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सामर्थ्यवान नहीं होने देते हैं लोग दूसरे को। आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं होने देंगे, शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं होने देंगे, टेक्नोलॉजिकल रूप से आपको सामर्थ्यवान नहीं होने देंगे। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल रिजीम्स आ रही हैं आजकल नई नई, और जबकि हमारे यहाँ रखा है, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान होता है उसका कोई दोष नहीं होता है। आप देख रहे हैं, मैं किसी राष्ट्र का नाम नहीं लूंगा, वो दे कैन कमिट मर्डर्स एंड गेट अवे। लोग बोले ओ इज अ सुपर पावर। अगर कोई राजा उसकी दृष्टि नहीं है, अंधा है, उसको हम बोलते हैं धृतराष्ट्र। कोई गरीब आदमी अगर अंधा है उसको हम बोलते हैं सूरदास। क्यों, सामर्थ्यवान है वो। इसलिए हमें आवश्यकता है, अगर हमको राष्ट्रीय सुरक्षा करना है तो सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप का मतलब नहीं कि सगळ्यांना मसल करायचे, दंड करायचे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट फिजिकली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली, टेम्परामेंटली, एजुकेशन वाइज, वील हैव टू बी स्ट्रांग सो दैट नोबडी कैन चैलेंज अस। जब हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम चल रही थी, अपने राष्ट्रपति जी जो अभी हैं उसके प्रमुख थे उस समय में, अभी भी वो प्रमुख हैं। अचानक आपने पढ़ा होगा वो कि अमेरिका की सलाह के ऊपर रशिया ने हमको क्रायोजेनिक इंजन देना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा स्पेस प्रोग्राम चल रहा था उस समय। अचानक वो बंद कर दिया, सब कुछ पूरा ठप आ गया। थैंक्स टू आवर ग्रेट साइंटिस्ट, हेड्स ऑफ टू देम, वी सैल्यूट टू देम इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, दे डन अ ग्रेट जॉब। हमने अपने खुद की टेक्नोलॉजी बनाई है और आज हमारे मिसाइल सैटेलाइट्स जा रहे हैं अपनी ताकत पर। अब वही लोग जो हमको उस समय नहीं देते थे, आप पूछते हैं क्या हम आपको दें, आपको चाहिए, अब उनको बोलते हैं कि नहीं, हमारी आवश्यकता नहीं है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, अब हम आपको देने को तैयार हैं। इसको हम बोलते हैं सामर्थ्यवान बनना हमको जरूरी है। आंतरिक अराजकता का जब मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर हम आंतरिक रूप से सकुशल हैं, सुदृढ़ हैं, सबल हैं, संपन्न हैं,
तभी हमारे लोग खुश रहेंगे। कहा है कि फसल अगर बाकी है तब मिले तकसीम का हक, फसल अगर राख हुई क्या मिले मजदूर का हक। अगर हमारे देश में कुछ है बांटने के लिए, खाने के लिए, तब तो हम किसी दूसरे को साथ में देंगे, वरना क्या देंगे हम उसको ये नहीं बोलते कि संध्याकाळी तुम्ही शक्ती मिसाईल घेऊन जा, अग्नि मिसाईल घेऊन जा, याची भाजी करायचं, वरण करा, मग उद्या बोलतात काही देतो, असं होत शकत नाही। ही विल से आप अपने पास रखिए, आप हमको जीवन यापन चलाने के लिए दीजिए सहारा। एनवायरमेंट हमारी बदली हो रही है। हमारे पड़ोसी जो कुछ राज्य हैं, कुछ देश हैं, वो कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ तरीके से हमारे आंतरिक रूप में दखलंदाजी करते हैं, और वो तो करेंगे, उनका काम ही है। बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ दैट नेशन डिपेंड्स ऑन एंटी इंडिया फीलिंग। पर दुर्भाग्य हमारा ये है, दुर्दैव की बात है कि हम में से कुछ लोग उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए खतरनाक बात है। हम उसी मानसून का पानी पीते हैं, उसी नदी का जल पीते हैं, उसी फसल का धान्य हम खाते हैं, उसी हवा में हम जिंदा रहते हैं, वही ब्लड हमारे बीच में है, लेकिन कुछ न कारण से हमारे बीच में दरारें पड़ रही हैं। ये दरारें मिटाना पड़ेंगी। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारी डेस्टिनी इज टुगेदर, आवर फ्यूचर इज टुगेदर, आवर एग्जिस्टेंस विल बी टुगेदर, एंड इफ वी डूम विल बी डूइंग टुगेदर, इफ वी सर्वाइव विल सर्वाइव टुगेदर। नोबडी कैन गो आउट फ्रॉम हियर। So I appeal to the young generation and young people and everybody, let us not have any more frictions. We have suffered enough. पिछले 55 साल से हम एक दूसरे के साथ में वैमनस्यता के इसमें रहे हैं, आने वाले 500 साल में भी हम रहेंगे इसी तरह से। क्या उत्तर देंगे हम अपनी यंग जनरेशन को लिए जब हमसे कल पूछेंगे कि बाबा तुम्हें कहाँ गिरा सर, क्यों आपने हमको इस स्थिति में छोड़ दिया है? क्या उत्तर होगा हमारे पास में इन युवाओं को देने के लिए? आई थिंक आवर जनरेशन इज फेल्ड। आई रिक्वेस्ट योर कंसिडरेशन काइंडली, ध्यान दीजिए इस बात पर। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, अपने घर में काम कर सकते हैं। आज हालत यह है, इट इज ए पैराडॉक्स अनफॉर्चुनेटली, हम मकान पर मकान बना रहे हैं, गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं, हम घर नहीं बसा पा रहे हैं। हमारे मुकन टूट रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं। हम जमीन से स्पेस में जाकर के आ गए हैं, हम चांद पर होकर के आ गए हैं, लेकिन हम पड़ोसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते। वी आर मेकिंग एक्सप्रेस हाईवेज, फ्रीवेज, बट वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अक्रॉस द रोड एंड टॉक टू अवर नेबर। हमारे दिलों की दूरियां दूर होती जा रही हैं। हमारे पास में आर्थिक रूप से संबंधता कुछ लोगों के पास में आ रही है, लेकिन हम उसका उपभोग करना नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम कहीं फ्रिज में, कहीं गाड़ के, कहीं कहीं के रख रहे हैं। जब मैं आसाम में था, मैंने किसी एक, हमको खबर आती थी, वहाँ पर हमने देखा तो उस व्यक्ति के घर में मुझे ऐसी रिपोर्ट आती कि साहब इसके यहाँ बहुत पैसा गड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो फिर ढूंढते हैं। फिर पता किया, कुछ लोगों को लगाया, हमसे एक डिपार्टमेंट है तो उसको लगाया, कुछ सिविल को लगाया, पुलिस वालों को लगाया, तो उसके घर में, उसके कंपाउंड के अंदर में नए नए बॉक्स में 9 कोटी रुपए, 9 करोड़ रुपया गड़ा हुआ मिला, बॉक्सों के अंदर, ब्रांड न्यू करेंसी। तो पहला तो बवंडर खड़ा हो गया पूरा, ओ फलाने फलाने अफसर के घर में सेना ने जाके रेड मार दिया, बड़ा ये तो अत्याचार हो रहा है साहब, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा ये आपके आया कहाँ से? नहीं तो मेरा है ही नहीं। अरे बाबा तुमच्या घरामध्ये निघालेलं आहे? नाही घरात नाही आहे, कंपाऊंडमध्ये आहे ते, कंपाऊंड माझं नाही, घर माझं आहे। अरे म्हटलं बाबा आता इतकं पण नको करू ना, म्हणजे इतका अत्याचार नको करू आमच्यावरती ना। नाही कुणीतरी ठेवलं असेल। अरे म्हटलं करन्सी आता नवीन आहे, अगदी ब्रँड न्यू आहे हे, आणि तुझं घर तयार करून 10 वर्ष झालेले आहे, नवीन कुठून आलं? मला माहित नाही। म्हटलं ठीक आहे, मग तुला माहित नाही तर हे पैसे पण तुझेच नाही। ठीक आहे, घेऊन चला सगळे पैसे, ठेवा तिथे, जमा करा ट्रेजरीमध्ये। आणि मग त्याने ते चुपचाप विचारलं, वुड यू लाइक टू गो टू सेम प्लेस वेयर द मनी हैज कम? नहीं साहब गलती हो गई। ऐसे मत, क्या फायदा उस पैसे का जिसको आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, जुगाड़ के रखते हैं आप, नींद नहीं आती है। द मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ स्लीपिंग पिल्स इन वर्ल्ड इज नॉट इन इंडिया, क्योंकि भूख के मारे वैसे आदमी को नींद आ जाती कई बार। द मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ स्लीपिंग पिल इज इन वेस्टर्न कंट्रीज, आई विल नॉट नेम देम, दे कांट स्लीप। इतनी संपन्नता है, उस संपन्नता का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव इनफ मेडिसिन्स बट वी डोंट हैव
wellness. We have bigger houses, small hearts. I request your consideration. We spend more, but we buy less. We have more degrees to come, but we have less sense of judgment. I request your consideration on this issue. We have more number of experts. You go to any place, फलाना एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट, बट वी हैव नो सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स. उसके लिए हमको दूसरे देशों में जाना पड़ता है. यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के लिए हमको विदेशों में जाके सीखना पड़ता है कि हिंदी को कैसे हम यहाँ पढ़ाएंगे. वी नीड एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड अपने ही राष्ट्र की राष्ट्रभाषा करने के लिए. मेरी आपसे विनती है, आप इस पर सोचिए. वी हैव मल्टीप्लाइड आवर पोजीशंस ऑल द टाइम, बट वी डोंट एंजॉय. अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले देखा होगा टीवी में, घर की बड़े शान, पड़ोसी की जले जान. नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड. व्हाट इज दैट? ओनिडा टीव्ही. घराची वाढावी करता शान, तुमच्या बाजूवाल्याचे जळतील प्राण, तुम्ही आणा ओनिडा टीव्ही आपल्या घरामध्ये ठेवा. पण मी त्यात दुसरा एक लावला कि घर के बढ़ाने के लिए शान, बहू की ले लो जान. कि अगर तेरे पिताजी ने हमको ओनिडा टीव्ही नाही दिला, हम तुला जाळून टाकीन, जा घरात टीव्ही घेऊन ये, नाही तर घरात तुला जेवण मिळणार नाही. हे आपण सुनेला म्हणतो आजकाल. सो वी आर मल्टीप्लाइंग आवर पोजेशन्स, but we are not enjoying them. I request your consideration on that. We have conquered the space, as I said, but we cannot reach out to inner space. And unfortunately, these are the times. Oh, he's got a towering personality. What a great man he is. He's such a tall man. कितना ऊंचा पुरुष है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल छोटा है. The towering personalities have got shorter and shorter and shorter characters. ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, हमारे आने वाले समाज के सामने. जब एनवायरमेंट की बात करते हैं, ये एनवायरमेंट हमारे यहां बन रही है. हमारे राष्ट्र की एक धरोहर थी सर्वधर्म समभाव. ये किसी अंग्रेज ने हमको नहीं सिखाया है. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. किसने लिखा था ये? अल्लामा इकबाल, जो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने लिखा था ये. लेकिन उसके नाम पर आज हम लड़ने को तैयार हैं. आज सर्वधर्म समभाव की जगह पर हो रहा है स्वधर्म या धर्माभाव. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमारे राष्ट्र की देन है, धरोहर है. टुडे इट इज स्वजन हिताय स्वजन सुखाय. एक हमारे यहां किसी ने लिखा था, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए. आज वो क्या है कि रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं बस भूखा ना रहूं सब जग भूखा जाए. कैसे हो रहा है? बुद्धम शरणम गच्छामि हमारा नारा है. टुडे इट इज युद्धम शरणम गच्छामि. कॉलेज में आप इलेक्शन कराइए, स्टूडेंट से पूछिए, हम रणनीति तैयार कर रहे हैं इलेक्शन कैसा लड़ना. ग्राम पंचायत में 5 लोगों का इलेक्शन जुटाना है, आप बोलते हैं हम रणनीति बना रहे हैं अपनी. एक आने वाले समय में अगर यही हाल रहा, कल को मेरे को लड़की की शादी करना है, हस्बैंड वाईफ बैठ के रणनीती बनाएंगे. जावयाला कसं फासायचं, त्याच्या आई वडिलांना कळलं नाही पाहिजे, मुलीचं लग्न झालं पाहिजे, नंतर त्यांना कळलं पाहिजे. Violence is becoming part of our life, and that is affecting our security, our mental peace. I request your consideration on that. अदरवाइज ये 1947 की जो त्याग रूपी कल्चर थी, आज सवेरे भाषण में इतना अच्छा उदाहरण दिया आपने. जिस राष्ट्र में 1947 का जो हमारा एक कल्चर थी, त्याग, देश प्रेम, सब कुछ गंवा करके देश के लिए स्वातंत्र हासिल करना. हाउ इट इज दिस कल्चर ऑफ 1947 हैज बीन टेकन ओवर बाय कल्चर ऑफ AK-47. हाउ इट हैज हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आज आप बच्चे को पूछिए, उसको खिलौने की दुकान में ले जाकर के देखिए, वो बोलेगा बाबा मला ती AK-47 हुई है. उसको पता नहीं है वो AK-47 का मतलब क्या है, परंतु वो बच्चा आपको उस बंदूक की तरफ इशारा करेगा. कैसे संभव हुआ है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम किसी राष्ट्र को दोष नहीं दे सकते हैं, किसी वर्ग विशेष को दोष नहीं दे सकते हैं. वायलेंस स्टार्ट एट होम.
और ये राष्ट्रीय सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपको किसी दूसरे शब्द में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं, हम सुखी हैं, तो राष्ट्र सुरक्षित है। घर में माता पिता में झगड़ा होता है, बाप मां को गाली देता है, वो बच्चा सुन रहा है, बच्चा देख रहा है। टेलीफोन आता है बाहर से, बाप बोलेगा बच्चे को, उनको बोलो पिताजी घर में नहीं है। वो 3 बार कहेगा, 4 बार कहेगा, चौथी बार बच्चा खुद बोलेगा मैं घर में नहीं हूं। बाप बोलेगा तू मेरी वाला दे, तू माझा मुलगा है, कुणाचा मुलगा है, माझ्याशी खोटं बोलतो, शिकवलं कोणी त्याला? किसने सिखाया उसको ये बात? जो हमारे तरुण लोग हैं आजकल, अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन अगर होगा तो उसको कोई महात्मा गांधी नहीं बनाएगा, कोई गुरु नानक नहीं बनाएगा, कोई तुकाराम का रूप नहीं देगा उस बच्चे को, उसको बोलेगा गब्बर सिंह बन जाओ, उसकी मूंछ लगा देंगे 3 साल के बच्चे की, उसको डायलॉग याद कराएंगे, कितने आदमी थे, कितने मारे, 2 क्यों नहीं मारे, 3 क्यों नहीं, और उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। 90% दैट बॉय विल गेट फर्स्ट प्राइज। अगर उसको आपने महात्मा गांधी या गुरु नानक या गुरुदेव जी या तुकाराम बना के भेज दिया, उसको बेचारे को पेंसिल भी नहीं मिलेगी, तो रडत रही बाय इतकी मेहनत केली, मला एक प्राइज सुद्धा नाही मिळाला। वायलेंस इज गेटिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आई रिक्वेस्ट योर कंसिडरेशन ऑन दैट इश्यू कि कोई भी बालक या बालिका आतंकवादी पैदा नहीं होता। ये कल मैं इसके ऊपर लेक्चर देने वाला हूं, आज ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर में। कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आतंकवादी बने, करोड़पति बने, बात दूसरी है। नोबडी सेज आतंकवादी बने। फिर क्या कारण होता है कि वही बच्चा आकर के बंदूक लेता है? आज हमारी होड़ लगी हुई है, हम लखपति बन रहे हैं, हजारपति तो बनना छोड़ दिया आजकल। 100 की कोई बात ही नहीं करता। अगर आप 100 रुपए लेके बाजार में जाएंगे तो आपको शंका होती वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, रिक्शाला पैसे वाटतील की नहीं, महंगाई इतकी वाढलेली आहे, 1000 की लोगों को। हम लखपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, लेकिन अच्छा पिता या अच्छा पति नहीं बन पा रहे हम। उस पति बनने की होड़ में हमने पति का अपना दायित्व जो है बुझा दिया है। हमने अपनी पत्नी को बोल, तुला काय माहिती, तुझ्या करताच करतोय सगळं मी, तुला काय माहित आहे, मी खाणार आहे का? अब वो बेचारी बैठी है, रात को पता लगता है कि पति तो अपना लखपति बनने की होड़ में थाने में बैठा हुआ है, पुलिस स्टेशन में। अगर तुझ्या करता केलं होतं मी, मला तर करता केलं काय? हम भूल रहे हैं इस बात को। सो फिजिकल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी, बैंकिंग सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर पेट्रोल के दाम 10 पैसा लीटर बनते हैं तो रिक्शे का किराया 60 पैसे बढ़ जाता है। ये युद्ध जो होने वाला है, अगर हो देगा, ये और किसी कारण से नहीं होगा, ये पेट्रोल के लिए है। हु विल कंट्रोल द पेट्रोल? पेट्रोल हैज बिकम द करेंसी ऑफ दिस सेंचुरी। और इसी से लगा हुआ है, इट्स द सिक्योरिटी ऑफ वाटर। वाटर इज गोइंग टू बी द पेट्रोल ऑफ 21st सेंचुरी। हमारे आपके जीवन काल में आने वाले 20 साल में आप पाएंगे इस विश्व में 28 देश ऐसे होंगे जो पानी इंपोर्ट करेंगे। उनके पास पीने का पानी नहीं होगा। तो जो व्यापारी वर्ग इसमें कोई बैठा हुआ है, इज एंटरप्राइजिंग, अभी से आप बना लो अपना प्लानिंग, कहाँ कहाँ भेजना है उसको। मैं आपको बताऊंगा कहाँ होने वाला है, तो उसको आपको फीस देना पड़ेगी। बट इट इज गोइंग टू बी देयर। द वॉर शुड बी फॉट ऑन वाटर। अपने यहां देखिए, पड़ोसी राज्य में पानी के ऊपर से लोग सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा कर रहे हैं। पानी बह रहा है नदी से समुद्र में, लेकिन केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आर्बिट्रेशन चल रहे हैं। क्यूसेक्स एंड क्यूसेक्स, मिलियंस ऑफ क्यूसेक्स ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इनटू द रिवर्स। इट इज गोइंग वेस्टेड इन द सी, but we cannot enjoy. The cases are going in Supreme Court. We are running to the top leadership. Can you solve our problem? हमारे आपके देखते देखते आज 15 साल पहले जो पानी की जो बॉटलें यहाँ पर रखी हुई थी, हम लोग गांव-गांव में लोग पानी पीने के लिए फ्री पाणी प्यायचं लावत होते, प्याऊ त्याला म्हणतात। आज बिस्लरी इंडस्ट्री और एनी वाटर इंडस्ट्री इस 20,000 करोड़ रुपीस का पानी बिकता है हिंदुस्तान में आज। क्या हमने आपसे, जब से हम पैदा हुए थे, हमने पानी बोतल का पिया है? लेकिन हमारे ऊपर में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऐसे डाल दिया है टीवी के जरिए, इन तमाम माध्यमों के जरिए से, कि हिंदुस्तान के बीच में बैक्टीरिया इतना ज्यादा है कि वो पानी पीने के लायक नहीं है। ये किसने हमको बताया था? एंड टुडे इट इज बिकम ए फैशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप इतने वयस्क लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, मेरे से ज्यादा काफी उम्र है आपने। जब हम और आप बच्चे थे, क्या हमने कभी देखा था इस तरह से पानी का पीने के लिए? ये वही देश है जहां दूध और दही की धनिया मिलती थी, आजकल पानी बोतलों में बिकता है। और अभी आपने सुना होगा, पिछले 6 महीने पहले दिल्ली में बार निकले हैं, जैसे आप यहाँ बियर बार, वाइन बार है, वहां ऑक्सीजन बार निकले हैं। आप जाइए उस दुकान में,
ऑक्सीजन लीजिए, पैसा दिए, वापिस आइए। No wonder one of the Britishers had written about 50 years back that Indian people are quite capable of selling water and oxygen to their own people. We are great people when it comes to making money. That is all right, that's part of it. So security of water is a must. Telecommunication, I told you, transportation system, all these are part of national security. राष्ट्रीय सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये एक व्यक्ति की सुरक्षा है, ह्यूमन सिक्योरिटी। इट इज नो मोर द सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर। वो तो है, सेना का काम है, नौसेना का काम है, सब लोगों का काम है, वो तो करना ही है। पर जो सामने वाले दरवाजे पर दस्तक होती है उससे हमको उतना खतरा नहीं होता है, जो पिछले वाली खिड़की पे जब दस्तक होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। आपने कितने भी कैमरे वहां लगा दिए हैं, मूविंग कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगे हैं, सर्च लाइट लगे हुए हैं, जो आने वाला आता है वो सीमेंट का पाइप चढ़ करके ऊपर से आता है। ये जो घुसपैठिए हमारे रूप में हो गए, इनको हमको ढूंढना पड़ेगा। भारतवर्ष में था, हमारे यहाँ शेष नाग थे जो समुद्र में रहते थे, उनके ऊपर में हमारे बहुत बड़े पूज्य देवता वो रहते थे। थैंक्स टू द फॉरेनर्स, शेष वो अपने साथ ले गए, नाग हमारे यहाँ छोड़ गए। और वो नाग भी अभी सेंचुरी के साथ साथ में इतने छोटे हो गए कि वो आस्तीन का सांप बन के हमारे आस्तीन के अंदर घुस गए। कब कहां काट लेंगे हमको पता ही नहीं लगता है। हमें ढूंढना पड़ेगा इन सांपों को। अगर आपको याद होगा, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे हिंदुस्तान का एक वातावरण था आजादी के पहले। पूरा राष्ट्र एक गाता था, एक गाना, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इसका मतलब नहीं कि हमने केवल गाने बेच करके, ताली बजा करके आजादी ली, ऐसी बात नहीं है, परंतु एक राष्ट्र की धारणा उसको बताती थी। वो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये उनके आह्वान पर हमारे नवयुवकों ने अपना दिया और इस तरह से हमको आजादी मिली। जब मैं बालक था, छोटा 5th या 6th में था, एक अत्यंत पॉपुलर गाना था वो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देयर वाज अ मैसेज, एक संक्षेप था, एक संदेश था हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने त्याग किया है, उस त्याग को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसको संभाल के रखिए, ये धरोहर संभाल के रखिए जो आज़ादी हमको मिली है। फिर किसी ने हमको फिर सिखाया उन गीतों के माध्यम से, ये नहीं कि वो खाली गीत के माध्यम से हम देश चलाते हैं। कहनी है एक बात हमें इस मुल्क के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वी नेवर रियलाइज दैट, हमने अनदेखी कर दी उस बात को, और कुछ समय के बाद में थोड़ा गुजरता रहा जमाना। एक ऐसा समय आया हमारे अपने देखते देखते कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूपी, थैंक गॉड फिर भी दिल था हिंदुस्तानी। When the entire nation sings this, it reflects on the psychology of the people. मैं मनोविज्ञान शब्द विषय का मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इस बात पे शोध कार्य चल रहा है मेरा, इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। You can psychology of the people. और अभी मुश्किल से 5 साल पहले एक अत्यंत पॉपुलर 13 करोड़ young people in the age group of 17 to 19-year-old, it was the most popular song of the nation. पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, मगर मैं न जानूं मेरी मंजिल है कहां। गुमराह हो गए हम, वी लॉस्ट आवर डायरेक्शन। हमारी जो आस्था अपने बुजुर्गों में है, हमारी आस्था अपने लीडर्स में है, हमारी आस्था हमारे संस्थानों में है, हमारी आस्था जो हमारे धर्म में है, हमारी आस्था जो हमारी गवर्नमेंट में है, वही निकलते जा रही है। मैं न जानूं मेरी मंजिल है कहां है। इस प्रकार की जब स्थिति आती है किसी राष्ट्र में, किसी समुदाय में, किसी वर्ग विदेश में, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई रिक्वेस्ट योर कंसिडरेशन ऑन दैट इश्यू। क्योंकि जब लोगों के सर पे बाल नहीं होते, मेरे ऊपर भी नहीं है, जब 3 बजते हैं फिर वो बाथरूम में जाके गाना गाता है, अभी तो मैं जवान हूं, कंघी कर रहा है उसको, 60 साल की उम्र में क्यों गाता है वो गाना, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको फिर भी लगता है कि अभी तो मैं जवान हूं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। We will have to take this into account. Because आने वाले 15-1 सालों में जो हमारे नवयुवक हैं, they will be almost about 60% of this nation. And today the biggest disease
इन इंडिया अगर हो रही है, संपन्न जो परिवार हैं उनमें, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ते म्हणतात काय झालं तुम्हाला? डॉक्टर साहेब मला कॉन्फिडन्स नाही आजकाल, आय एम लुझिंग माय कॉन्फिडन्स. तर मग ते तुम्हाला कधी गोळ्या देतील, हे घ्या. गोळ्या खाल्ल्याने लोकांचा कॉन्फिडन्स वाढतो आजकाल. Great number of people are losing confidence. They don't see future in nation. This is a very dangerous situation. अगर आपको स्वतः में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कितनी प्लेयर रिकॉर्ड करके, कितनी दवाएं लेकर के आप खड़े होंगे करके. आप सीढ़ी के सहारे दीवार पे चढ़ सकते हैं, लेकिन उस दवाई रूपी सीढ़ी के साथ में आसमान पे तो नहीं उड़ सकते आप. उसके लिए तो आपको पंख फैलाना पड़ेंगे, साकत गिरना पड़ेंगे. तो ये डॉक्टर की दवाई रूपी सीढ़ी आपको कहां तक ले जाएगी? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बात है, क्योंकि असुरक्षित समाज, असुरक्षित वर्ग विशेष, असुरक्षित धर्म विशेष के लोग, समुदाय के लोग, एक तबका, अगर इसके ऊपर सुरक्षित की भावना नहीं होती है, वो हमेशा किसी न किसी गलत रूप में चला जाएगा. ये हमारा तमाम लोगों का एक एक सामुदायिक उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस बात को गौर से सुने. हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं. वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली, वसुदैव कुटुंबकम. हमारे अपने कुटुंब टूट रहे हैं, माइक्रो फैमिलीज बन रही हैं उसके ऊपर में. वृद्धाश्रम पर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं. अभी 19 तारीख को मुझे बुलाया है एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए. मैं बोला मैं आपको मैं ही एक मिला था. नहीं आप तुम्ही चांगले छान बोलता, तुम्हीच या. म्हटलं बरं येतो, एक दिवशी मला पण तिथे राहावं लागेल, होऊ शकतं. तर मी त्यांना मग म्हटलं की तुम्ही वृद्धाश्रम न म्हणून वृद्धधाम ह्याचं नाव द्या, तर मी येतो तिकडे यायला. म्हणे हो हो, आपण नाव त्याला बदली करू. बॉम्बे पुणे हाईवे पर है. बच्चों के पास टाइम नहीं है माता पिता को देने के लिए. आपको जरा भी तकलीफ होती है, वो बोलते हैं केअर होम से 2 माणसं बोलवा, आम्हाला पिक्चरला जायचंय, आम्हाला इकडे जायचंय, आम्हाला तिकडे जायचंय, आई वडिलांना पहा, आम्ही आल्यानंतर तुम्हाला 200 रुपये देतो. आपके पास में अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, आकाश है, त्रिशूल है, नाग है, सब प्रकार के प्राणी हैं. अगर मैं अपने पिताजी को सुरक्षा नहीं दे पाता हूं, उनके लिए उस सुरक्षा का क्या मतलब होता है? अब उनको भाषण दीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, क्या फायदा होगा उसको? आई रिक्वेस्ट यू कंसिडरेशन. और ये इम्प्रिंट हमने अपने आने वाली पीढ़ी के ऊपर देना पड़ेगा, नवयुवकों को सिखाना पड़ेगा. इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है उनके ऊपर में. वो वही करेंगे जो हमको सिखाएंगे. आई रिक्वेस्ट. मैंने किताब पकड़ी थी कश्मीर में, जब मैं था मेजर जनरल था उस समय. एक रेड लगाया ये आतंकवादियों के हाइड आउट के ऊपर में. वहां से काफी मुझे साहित्य उनका मिला पढ़ने को. साहित्य कहना नहीं चाहिए, साहित्य की वो श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन बिजनेस एंड लिटरेचर इंग्लिश इन कॉल इट. और उसमें एक उद्धरण था उनका, एक लिखा था, कल रूस को बिखरते देखा था, अब इंडिया टूटता देखेंगे, हम बर्क शहाद के शोलों में अमेरिका को जलता देखेंगे. यह सिखलाई उनको 1997 में दी गई थी. किनको? आतंकवादियों को. कहां? कश्मीर के अंदर. किस ऊंचाई पर? 12,000 फुट के ऊपर बैठ के वो गाना. इट वॉज द साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ऑफ पीपल. देयर माइंड्स वर सबवर्टेड. एंड देन वी शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद सम पीपल कि देखिए इस तरह का कर रहे. नहीं नहीं नहीं, वो तो शेर शायरी में कोई होता नहीं. हमने कहा इसमें देयर इज अ मैसेज. कल ये जिहादी अगर रूस को भगा सकते थे अफगानिस्तान से, हम हिंदुस्तान को भी तोड़ सकते हैं. हालांकि उनके बाप में दम नहीं है तोड़ने की. हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जो किसी के कहने से टूट जाएगा. आखिर कुछ तो सबब है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. वी आर ए ग्रेट नेशन, वी विल रिमेन ए ग्रेट नेशन, वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर. नोबडी कैन डू टेम्पर विद अस. हमने कोई चूड़ियां नहीं पकड़ के बैंड के बैठ के लिए. पिक्चर में जरूर एक गाना है, मेरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां, वो ठीक है, दैट्स ऑलराइट, वो ठीक है, लेकिन हमने पहनी नहीं है वो. लेकिन इस तरह की जब भावनाएं उनको सिखाई जाती हैं, उसका एक मतलब होता है. हम बर्क के जिहाद के शोलों में अमेरिका को जलता देखेंगे. और जब ये हुआ तब उनका टेलीफोन आया. आपने कैसे पता लगाया था? हमने कहा उस समय तो आपने मुझे मूर्ख बताया. आता तुम्ही टेलीफोन करताय, विचारताय, आता काय झालं? आता झालं, राहू द्या सगळं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एस्पेक्ट. और इसमें दोनों लोगों का होता है. एक कहावत है, महाभारत में लिखा था, द वीक हैव वन वेपन, इट इज द एरर्स ऑफ दोज हु थिंक दे आर वेरी स्ट्रांग.
arrogancy of power, arrogancy of mind, arrogancy of physical self, arrogancy of wealth, arrogancy of intelligence, arrogancy of anything. It's a deadly combination. इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि 19 जब वो 9 सितंबर को जब हादसा हुआ था, कौन सी ऐसी बात उस देश में नहीं थी जो इस बात को रोक सकती थी होने के लिए. They were not aware that the weak people know the weakness of a very strong man. हमको ये आंतरिक रूप से जो हमारी वीकनेस हैं ये कम करना पड़ेगी, और इसके लिए हमको सबसे पहले होना पड़ेगा फेथ, कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स. स्वयं में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं हूं, कुछ हूं, आई एम समथिंग. विदाउट एरोगेंसी, इन ऑल ह्यूमिलेशन, we'll have to take this. We must induce this confidence into our children, the faith in the family. The child must have faith in the parents. अत्यंत आवश्यक है. जिस बच्चे की आस्था अपने माता पिता में नहीं है, वो बच्चा आकर के आगे नहीं बढ़ेगा. फेथ इन आवर एल्डर्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं, संस्थान जो है, हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी रीतियां हैं, जो है रिवाज हमारे जो हैं, जो हमारी एक दास्तां है, इसमें फेथ होना चाहिए. आजकल हर तीसरा नवयुवक बोलता है मुझे धर्म में कोई आस्था ही नहीं है. धर्म का मतलब ये नहीं कि आप जाके मंदिर में बजाइए, आस्था होना चाहिए अपने एक सामाजिक रूप में. दैट इज ए मस्ट. द फेथ इन आवर कॉज, फेथ इन आवर नेशन, फेथ इन आवर गवर्नमेंट, नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट इज. उसको गाली देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने आपने उनको चुन के भेजा है, और हर आदमी नहीं चाहता कि कोई गलत काम हो. पर एक ऐसी, ये भी एक विडंबना है विधि की कि हर समय में किसी न किसी सिनेमा के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए में इस तरह का एक ढांचा बताया जाता है कि जैसे हिंदुस्तान में सभी लोग करप्ट हैं. वो पुलिस वाले को खंबे पे लटका है, कहीं पान खाया हुआ है, कहीं पंखे के लटका हुआ है. आपने कभी देखा है नांदेड़ में ऐसा होता हुआ? पर टीवी सीरियल में जरूर बताएंगे. वो कोई गधे पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई टांगे पे बैठा है, कहीं देखते हैं आप ऐसे होता हुआ? पर जो बच्चे, जो व्यक्ति उसको रोज इस तरह से देखते हैं, उसको लगता है कि वास्तव में ऐसे होगा. जिस तरह से करप्शन हमारे बताया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में, नेताओं को बढ़कर बताए जाते हैं, आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट. देयर मे बी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ सम, बट आर वी ए करप्ट नेशन? यहां कोई है जो कह सकता है कि आई एम करप्ट? सो इफ देयर इज नन हियर, हाउ कैन देयर बी वन देयर? देयर मे बी प्रॉब्लम इन द सिस्टम, बट द पीपल मेक द सिस्टम. पर लोगों को ऐसी समझा दी रही है, विश्व के ही अखबारों में बोलते हैं इंडिया इज द मोस्ट करप्ट नेशन. ये हमारे ऊपर एक मानसिक रूप से जो अपघात किया जा रहा है हमारे ऊपर में, इन्वेजन. वी बिलोंग टू करप्ट नेशन. अभी 3 महीने पहले एक बहुत बड़ी विश्व की बहुत बड़ी महान विभूति आई. हमने आम्ही त्या हातावरती घेतलं, बिल गेट. कोटी रुपये ते घेऊन सांगून गेले, आम्ही तुम्हाला देऊ. बाय इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एड्स. ये हमारा एक ढांचा बताया जाएगा पूरे विश्व में. हिंदुस्तान नाम का एक देश है जहां पर कि 80% लोगों को एड्स हुई है. हम लोग गाना गाते थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. कल को दुनिया बोलेगी तुम उस देश के वासी हो जिस देश में वो एड्स होती है. कौन हमारे बच्चों को एडमिशन देगा फॉरेन कंट्रीज में? दे विल बी सब्जेक्टेड टू सच इल ट्रीटमेंट. यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो नंबर ऑफ टेस्ट्स. You cannot get the green card or visa or something. दिल से पहले एड्स का सर्टिफिकेट लेके आइए आप. बाप का नाम बाद में पूछेंगे, एड्स पहला पूछेंगे. और उस आने वाले पैसे में से केवल 20% यहां पर आएगा, 80% दवाओं के रूप में आएगा. वो दवाएं कहां बनाई जाएंगी? वहां पर उसका प्रयोग हमारे ऊपर में किया जाएगा. हमने उसको हाथ पे लगा, वाह 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 क्या बात है, ही इज द ओनली मैन इट केम. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये राष्ट्रीय सुरक्षा से है, क्योंकि अगर उस समाज का जहां 100 कोटी लोग रहते हैं उसमें अगर एड्स होती है तो क्या होगा हमारे देश का? कौन टूरिस्ट यहां पर आएगा? कौन आएगा यहां मत्था टेकने के लिए? कौन पिएगा पानी हमारे हाथ का? कौन खाएगा हमारे हाथ का बना हुआ खाना? कैसे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा? कौन हमारी टैक्सी में बैठेगा? कभी सोचा हमने इस बात को? आत्मविश्वास रखना पड़ेगा उसके लिए. लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट हमसेल्फ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमने इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, जो सुरक्षा जिनको आंतरिक बाहर से है वो तो ठीक है, वो करेंगे, कर रहे हैं.
कुछ थोड़ा बहुत होता है, ये जानबूझी परवाह भी है, पर हम हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर दोष नहीं मर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मुझे हर दिन में 3 बार मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि तू गाढव है, तू गाढव है, तू गाढव आहे, मग मी चौथ्या दिवशी आईला म्हणेन की बाबा मला रोज गाढव म्हणतात ना, आता मी गाढवच राहीन आणि मी गाढवासारखाच वागीन. आणि मग माझे वडील मला विचारतील तू मुलगा कुणाचा, म्हटलं बाबा तुमचा. अरे तू गाढव आहे पण दिसतो मी तुमच्यासारखा ना. मग काय उत्तर देणार मी त्यांना. तो जब आप किसी आदमी को, किसी वर्ग विशेष को, किसी समुदाय को, किसी को आप इस तरह से दिखाते हैं, यू आर पुशिंग देम पीपल टू द वॉल. आई रिक्वेस्ट सम एक्नॉलेजमेंट, सम एडजस्टमेंट, सम अंडरस्टैंडिंग. एक और विनती मेरी आपसे है कि जिस देश में, जिस समुदाय में, जिस परिवार में, जिस धर्म विशेष में, जिस राष्ट्र में नारी की श्रद्धा नहीं की जाती है, वो अधोन्नति की तरफ जाता है, अधोगति की तरफ जाता है. संस्कृत में अपना नहीं है, यत्र पूजन्ते नारी तत्र वसति देशा, या उसका दूसरा रूप है. इसका मतलब ये नहीं कि उसका रोज तुम्हें आरती काढ़ायची ना, ऐसी नहीं है. बट देन यू मस्ट हैव रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारी संस्कृति उस तरह से है. आज गुरु जी ने बात बताई थी गुरु के ऊपर से. मदर इज द बिगेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. वो मां अपने बच्चे को बताती है हाँ तुझे बाबा है. बाबा कभी नहीं बताता. 1% बाबा होगा जो बोलेगा ही तुझे आई है. बिकॉज द मदर इज द फर्स्ट वन टू सी द चाइल्ड. फादर कम्स आफ्टर 7 days, 8 days, 20 days. जब उसको समय मिलेगा तब आएगा. अदरवाइज हिल से आता मी मीटिंग मध्ये बसलोय सध्या घाई राहील. तू कुठे पडणार आहे, तू मुलगा कुठे पडणार आहे, येईल मला वेळ असेल. इट इज द मदर हू टेल्स ही इज योर फादर. शी इज द गुरु. ती त्या म्हणते आपल्या बाबाला बाप म्हण किंवा बाबा म्हण. हमारी संस्कृति ऐसी है. आदिशक्ति, वसुंधरा, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, महांकाली, त्रिशक्ति, ये सब शक्ति का रूप जो है एक नारी के रूप में दिया है. सिर्फ हम जब झगडा करते हैं, मग आम्ही जातो मारुतीच्या देवळामध्ये, आज कोर्ट केस लागलाय, देवा आता पाहू तर काय होतं. 90% आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दी आदिशक्ति. नर्मदा, कावेरी, गंगा. आपने कभी नाम सुना है दत्तात्रेय शेखर नाम का कोई नदी है, तलाव है क्या कोणता भारतामध्ये? नहीं है. वी डोंट रिस्पेक्ट द लेडीज. एंड द मैनिफेस्टेशन इसका जो होता है, आप उन समाज में देखिए, उस धर्म विशेष में देखिए, आप उस धार्मिक समुदाय के लोगों में देखिए जहां पर कि नारी को सवेरे हाय और शाम को बाय कर देते हैं. The maximum radical people are being produced in that society. I will not name them. It is wrong for me to say so. नाम देने की कोई जरूरत नहीं है. जहां पर उस आदिशक्ति अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है कि शाम तक मैं इस घर की मालकिन रहूंगी या नहीं, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगी, कैसे उन बच्चों में सुरक्षा की भावना आएगी. और असुरक्षित रूप में बढ़ने वाला बच्चा हमेशा जिंदगी भर अपने आप को असुरक्षित ही पाएगा. So I request your consideration, and particularly the young generation, don't get carried away by these things. नारी का पूजन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोज हार लावा के आरती करा से नहीं, पर श्रद्धा एक दूसरे की होती है. इट्स ए मस्ट. यू हैव सीन द वे तालिबान आपको टीवी पर दिखाते थे कैसे वो औरतों को कोड़े मारते थे वहां पर अफगानिस्तान में. क्या हालत हुई उनकी आज. नामो निशान मिट गया उनका. हमारे यहां संपन्न लोग होते हैं. अगर मेरे घर में पता लग गया कि मेरी मां के पेट के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लड़की है, मुझे इस जीवन में आने से वंचित रख देना पड़ेगा. एबॉर्शन के नाम पर मुझे अपनी मां के उदर में ही मार डालेंगे. टू बी बॉर्न एज ए गर्ल चाइल्ड इज बिकमिंग अ क्राइम टुडे इन इंडिया एंड मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, and particularly in some states in our country. और वही लोग भी भाषण देंगे बड़े बड़े, ह्यूमन राइट्स, नारी शिक्षा, नारी श्रद्धा, ये सब लंबे लंबे भाषण देंगे. उनके घर में बहू का अगर पता लग गया कि इसके बेटे में दे आर आई थिंक दे कॉल इट सोनोग्राफी या समथिंग, सम टेक्निक हैज कम, जिससे पता लग जाता है कि वो बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की होने वाली है. इज दिस द वे वी ट्रीट आवर पीपल. उसी माँ को, उसी बहन को, उसी धर्मपत्नी को जो हमको समझाया दे, उसको हम मारने की कोशिश करते हैं. सोचने की बात है, क्योंकि उससे भी सुरक्षा की भावना होती है.
And therefore, if you wish to plan for 1 year, there's a saying in Mahabharata, faith is another thing I told you. If you wish to plan for 1 year, sow a seed. Therefore we say, protect our child well. Today he is a seed. If you wish to plan for 4 years or years, plant a tree. The same child will grow in a beautiful tree. If you wish to plan for life, develop the people. Because the people of any nation, any state, any society, any religious community who form the nation. And a secure people will be a secured nation. Intellectually secured, physically secured, technologically secured, economically secured, psychologically secured, people will be a secured nation. That is the essence, and this is what is changing perceptions of the national security over the years. केवल सेनाओं को बाहर खड़ा होने से, घर में अगर हमारे दीमक लग गई है, आप कितना भी ऊपर से पेंट करते रहिए, जोर की हवा आएगी, वो लेकर के चले आएगी। और इसीलिए जब मैं था वहाँ कश्मीर में, मैं अपने साथियों से बोलता था जिनके संबंध वहाँ पाकिस्तान में थे, मेरी भी बातें लोगों से कई बार हुआ करती थी कि उनको हम एक ही बोलते थे कि मेरी आशिया का तू गम न कर, ये जल रहा है जला करे, मगर इन हवाओं को रोक दे, चूंकि सवाल सारे चमन का है। अब वो हवाएं जा रही उस तरफ में, अब उनको पता लग रहा है कि क्या होता है आतंकवाद, अब उनके पीछे पड़ रहा है। जो भस्मासुर का कहानी थी हमारी थी, जिस ईश्वर ने उसको वरदान दिया, वही भस्मा उसके पीछे पड़ गया वो, और तब वो दौड़े दौड़े गए फिर दत्तात्रेय के पास। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं नहीं था वहाँ से, लेकिन उनके पास गए थे। ये आतंकवादी रूपी जो भस्मासुर ये तैयार हो रहा है, किसने तैयार किया इनको? हु सप्लाइड वेपन? अब वही उनको खाएगा। घर को लगा दिया आग, इस घर के चिराग में। ये वादे हवादिस दे उनको, 2-4 थपेड़े हल्के से, साहिल पे बैठ के जो अब तक तूफा का नजारा करते हैं। जब हमारे ऊपर में 20 साल से हम लोग झगड़े कर रहे हैं, इतना हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आतंकवाद हमारे ऊपर फैल गया, हमारा उपदेश दिले लोकांनी, अहो नाही तुम्ही जरा नीट वागा, त्यांची चूक नाही, तुमचीच कहते हैं आपल्या हमारा उपदेश दिले, भाषण दिले। अब जब उनको खुद को पता लगा है, अब वो ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं लोगों की तरफ में। एक्सिस ऑफ evil, rogue states, and all these things are being, nations are being termed as rogues. An individual can be a rogue. How can the nation be a rogue state? And when you tell a nation is a rogue, then he'll behave like a rogue state. You cannot stop it. I request you to consider these people. And this is what is national security all about. केवल पुलिस को बोलने से अपना काम नहीं करते हैं, या फलाना आदमी काम नहीं कर रहा है, हमने अपना काम करना चाहिए। We all talk of fundamental rights. Do we ever speak of fundamental duty? As a citizen, as नागरिक के नाते मेरा अपना उत्तरदायित्व क्या है सरकार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, बच्चे के प्रति, माता पिता के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति? कभी हम सोचते हैं इस बात को? जब हम एक उंगली किसी पर दिखाते हैं तो 3 हमको दिखाती है अपनी तरफ और एक बताती है ईश्वर की तरफ कि वो भी देख रहा है कि जफर आदमी उनको न जानिएगा जो रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़े अपने गुनाहों पर नजर तो दुनिया में कोई बुरा ना रहा। When you show a finger at somebody else, there are 3 showing it towards you. One is reminding you of the God, but please be careful, he is also watching. Whether he is there or not, immaterial, but it is the fact of life. So this is what will be the nature of security, national security all about. और अगर हम आंतरिक रूप से सुरक्षित है तो हमारी सीमाएं भी सुरक्षित होगी। किसी की मजाल नहीं होगी हम पर कभी आंख उठा करके देख ले। अगर हमारे आंतरिक रूप से अगर हमें कमजोरी है तो वो हमको बताएंगे करके। एक मुझे याद आता है, यहाँ पर छोटा सा एक वकील साहब थे, अगर यहाँ कोई हो तो उसका बुरा नहीं मानना आप, क्योंकि पेशा है उनका। वो 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था काफी दिन से, तो कोर्ट में केस चल रहा था उनका। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अंत में वो दुखी होकर के वो भाई साहब गए वकील साहब के पास में कि साहब कुछ तो करा दो मेरा फैसला। तो वकील साहब ने उनको बताया कि जिस दिन तेरा मकान मेरे नाम हो गया, समझूंगा कि जिंदगी में बड़ा काम हो गया। अरे तू जानता नहीं है मैं एडवोकेट हूं, ये तो कोई और था जो मुफ्त में बदनाम हो गया। तो जब लोग मध्यस्थता की बात करते हैं, हमको उपदेश देते हैं, हमारे ऊपर बात करते हैं, उनका स्वार्थ उस पर कोई न कोई निहित होता है।
लेट अस नॉट गेट कैरिड अवे। हम दूसरों को बोलते हैं, आप उनको बताइए कि वो आतंकवादी राष्ट्र हैं, आप उनको बोलिए ये करेंगे। हमने कोई चूड़ी पहन के बैठी, हम खुद बोले उनको कि आप आतंकवादी हो, हम आपसे वही बर्ताव करेंगे जो एक आतंकवादी के साथ होना चाहिए। क्यों हमने किसी को उसमें जाना चाहिए? गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, क्या हर्ष थी अगर तुमने कुछ हमसे कहा होता, क्या हर्ष थी अगर तुमने कुछ हमसे सुना होता। We will tell them that you behave. If you don't behave, we'll sort you out, and we'll sort you out well, so well that you will not be able to lift your finger thereafter. एक बार फिर मैं आपका अत्यंत आभारी हूं, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।